सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं सारनाथ, वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश से सीधे, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये वही स्थान है सारनाथ। और सारनाथ में इस समय हम मौजूद हैं थाई बौद्ध टेम्पल, जहां पर तथागत बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति यहां पर स्थापित है। संभवतः बैकग्राउंड में आप नहीं देख पा रहे होंगे, धूप बहुत ज्यादा है और इस वजह से वो फोटो नहीं दिख पा रही है। हमारे साथ हैं जनपद कन्नौज से परम आदरणीय रामनेश गौतम जी, प्रांतीय संयुक्त सचिव आवाज का उत्तर प्रदेश एवं जिला कोषाध्यक्ष कन्नौज। साथ ही साथ हमारे साथी हैं आदरणीय विनय कुमार बौद्ध जी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के लेखक भी हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप जिला उप महासचिव आवाज का जनपद कन्नौज हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारनाथ, वाराणसी से सीधे लाइव हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि सारनाथ में ही बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया था। 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड जारी किया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमसी मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है बाबा साहब की, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं सारनाथ से सीधे लाइव होकर। हालांकि ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलेगा कल की डेट में, अर्थात 21 अगस्त 2023 को। हम इस समय जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 20 अगस्त 2023 का वीडियो है। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आपको इसी कंटेंट में पूछा गया अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देना होगा, जिसे हम गौरवान्वित होंगे इस उत्तर को जानकर कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। सम्मानित साथियों, यही निवेदन के साथ अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सीधे सारनाथ, वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो हम लेकर आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से 9वां भाग, पेज नंबर 318 से 319 तक, इसका आप भी अवलोकन कर सकते हैं। भारत के आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या हो, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उप समिति नियुक्त की गई थी और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में निर्णय किए जाने के संबंध में मुस्लिम, अछूत, यूरोपीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि समाजों के अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने आपस में विचार विनिमय कर आम सहमति से जो अनुबंध तैयार किया था वह यहाँ दिया जा रहा है। इस अनुबंध में कुल 11 मांगे रखी गई थी और उसी अनुपात में प्रांत प्रतिनिधियों की संख्या तय की गई थी। इससे पहले कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करें, हम आपको बता दें जो 11 मांगे यहाँ रखी गई थी अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा बहुत सारे अधिकारों की डिमांड की गई। तो इस पर बाबा साहब क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये हम आपको बताएंगे। आज हम सारनाथ, वाराणसी में किस उद्देश्य से ये भी हम बताना उचित समझते हैं। ये वाराणसी जो कि एक मंडल है और इसमें आज ही अर्थात 20 अगस्त को चंदौली में वाराणसी मंडल का मंडली सेमिनार होने जा रहा है और उसी में सहभागिता करने के उद्देश्य से हम जनपद कन्नौज के कई साथियों के साथ, मैनपुरी के कई साथियों के साथ, प्रदेश के कई जनपदों के साथी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्पृश्य समाज की दृष्टि से ये निर्णय अधूरा, असंतोषजनक और अन्यायकारक है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। पिछली 17 तारीख को मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अस्पृश्य के बारे में जिस निर्णय की घोषणा की, उसके संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना अभिप्राय इस तरह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मिस्टर मैकडोनाल्ड जातियों के बारे में जो निर्णय देंगे वह सबको हर तरह से संतोषजनक लगेगा, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए अस्पृश्य समाज की ओर से गोलमेज सम्मेलन में मेरे ओर से मेरे सहकारी मित्र राव बहादुर श्रीनिवासन ने अस्पृश्यों के लिए जिन राजनीतिक हकों की मांग की थी वे अस्पृश्यों को मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं थी। हमारी मांगों में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगा था। हालांकि निर्णय देखकर मुझे लगता है कि हमारी मांगों में बड़ी निर्ममता से काट छांट की गई है। प्रांत विधिमंडल में जो जगह हमारे हिस्से रखी गई हैं वे बहुत कम है, जिसके कारण अस्पृश्यों के बहुत कम प्रतिनिधि विधिमंडल में जा सकेंगे और जाहिर है कि उनका वांछित प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यानी कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए अस्पृश्यों को जितनी कम से कम जगह मिलनी चाहिए थी
वे भी इस निर्णय के कारण न मिल पाने की वजह से कहा जा सकता है कि ये निर्णय अस्पृश्य समाज के हितों के दृष्टिकोण से अधूरा, असंतोषजनक और अन्यायकारक है। अस्पृश्यों के बारे में खुलेआम बरती गई इस विषमता और उनके साथ किए गए पक्षपात के ही दर्शन इस निर्णय से हो रहे हैं और कोई इसका समर्थन कैसे कर सकता है। इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए था और खासकर पंजाब के बारे में तो इस पक्षपातपूर्ण रवैये ने सभी हदें पार कर दी हैं। अन्य राज्यों में अस्पृश्यों को कुछ जगह तो पृथक रूप से मिली हुई है, किंतु पंजाब में अस्पृश्यों के हिस्से कोई भी राजनीतिक हक या प्रतिनिधित्व नहीं आया है। मुझे पंजाब के बारे में जो प्रत्यक्ष जानकारी मिली है, उसे देखकर लगता है कि उत्तर भारत के अन्य सभी प्रांतों में पंजाब प्रांत के अस्पृश्यों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अमानवीय सामाजिक अत्याचारों और अन्याय के नीचे पंजाब का अस्पृश्य समाज पिस रहा है। इसलिए पंजाब के अस्पृश्य समाज को अपने हितों की रक्षा के लिए तथा उन्नति के लिए पृथक चुनाव की ओर आरक्षित जगहों की खास जरूरत थी। वास्तविकता यही होते हुए भी अंग्रेज सरकार ने पंजाब के अस्पृश्यों को सुविधाएं क्यों नहीं दी, ये समझ में नहीं आता। मेरे विचार में इस अन्याय की एक ही वजह हो सकती है और वह है पंजाब के बाकी वर्गों का जबरदस्त ताकतवर होना और अस्पृश्यों का दीन और असहाय होना। पंजाब के अन्य जबरदस्त ताकतवर समाज के हल्ला मचाए जाने पर घबराकर उनकी संतुष्टि के लिए तथा उनके हिस्से की सहूलियत के सदा से सताए गए अस्पृश्य समाज को जिसकी निहायत जरूरत थी, वह उन्हें न देकर सरकार ने उनका न्यायपूर्ण हिस्सा अन्य समाज को दे दिया है। इससे साफ जाहिर है कि ये अन्याय है। उल्टे ईसाई और एंग्लो इंडियन, जिनकी आबादी पंजाब में बिल्कुल नगण्य है और जिन पर किसी तरह के सामाजिक जुल्म और अन्याय भी नहीं होते, उन्हें तक सरकार ने अलग जगह और खास प्रतिनिधित्व दिया है। इस पक्षपात के कारण अस्पृश्यों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार से एक बार फिर पर्दा उठा। अंग्रेज सरकार के निर्णय में इस तरह के अन्याय और पक्षपात होने की वजह से उस पर समाज सोच विचार के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की जो बैठक जल्द ही होने वाली है, उसमें इस निर्णय को अस्पृश्यों का अनुमोदन मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस निर्णय की घोषणा होते ही मिस्टर गांधी जी ने उसके विरोध में आमरण अनशन करने की घोषणा की और अपने अनशन के निर्णय की जानकारी प्रधानमंत्री जे रैमसे मैकडोनाल्ड को दिनांक 14 अगस्त 1932 को लिखे पत्र द्वारा दी। 14 अगस्त 1932 को क्या पत्र लिखा गया, ये हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपको जरूर बताएंगे। मिस्टर गांधी का प्रधानमंत्री के नाम एरवदा जेल 18 अगस्त 1932 को, ये हम जरूर आपको अगले संदेश में ही आपको बता पाएंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यही समाप्त करते हैं। आज का जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो पंजाब में अस्पृश्यों को आरक्षित पृथक चुनाव क्षेत्र क्यों नहीं दिया गया, ये आज का प्रश्न है। पंजाब में अस्पृश्यों को आरक्षित पृथक चुनाव क्षेत्र क्यों नहीं दिया गया। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अंत तक बात किए, ध्यान से आपने देखा है, तो बहुत ही सारगर्भित आंसर है इसका। यदि आपको पहली बार में वीडियो में हो सकता है इसका आंसर न समझ में, तो दोबारा इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश पुनः आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब आसानी से आपको मिल जाएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश पर जवाब देते समय यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो अपना नाम, अपने जिले का नाम और प्रदेश का नाम जरूर अंकित कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी, जो कि इसी स्थान पर यानी कि सारनाथ वाराणसी में, जहां थाई बौद्ध बिहार पर इस समय हम हैं और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो रिंग रोड है सारनाथ में ही, तो वहां पर एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में। और उस वैचारिकी सेंटर का जो उद्देश्य होगा, बाबा साहब के अनुसार वहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र होंगे और आने वाले समय में जो हमारे समाज पर शोषण अत्याचार होता है, उस संबंध में हम कारगर रणनीति बना सकते हैं और उसको लागू करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब का ये अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। इस हेतु आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।